हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत मोटर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर। जी हाँ गाइज, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्युत मोटर का परिचय, सिद्धांत, रचना, उसके प्रमुख भाग और क्रियाविधि। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। ये कई बार पूछ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में और ये NCERT क्वेश्चन है, आपके NCERT बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं नहीं पढ़ूंगा वरना काफ़ी आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो आपको किसी भी प्रकार से पूछे, बस आपको इसका सब कुछ लिखना है। विद्युत मोटर का परिचय, सिद्धांत, उसके सब भाग लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे आप। अगर कोई भी इनमें से आ जाए तो आपको सब कुछ लिखना है। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत मोटर का परिचय। आप अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में लिखेंगे कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे युक्ति है। युक्ति का मतलब होता है तरीका, उपाय, साधन, ढंग। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत मोटर एक ऐसा ढंग है जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं या बदला जाता है। यानी कि ढंग है, उपाय है, साधन है, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में लिखेंगे प्रत्येक मोटर में, यानी कि प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, यानी कि सभी में। प्रत्येक मोटर में एक धारा, देखिए प्रत्येक मोटर में एक धुरा दंड होती है जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निरंतर घूमती है। निरंतर का मतलब होता है लगातार, यानी कि जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह लगातार घूमने लगती है। चित्र के माध्यम से मैं समझाता हूँ। ठीक है, इसमें कह रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक मोटर में एक धुरा दंड होती है जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निरंतर घूमती है। धुरा दंड, यानी कि धुरा दंड को हम इंग्लिश में शाफ्ट बोलते हैं। ओके, ये आपका एक विद्युत मोटर का चित्र है और इसमें जो यहाँ से यहाँ ये ABCD एक आर्मेचर कुंडली है और यहाँ पे ये बैटरी है। ठीक है, और ये यहाँ से जो यहाँ तक ये दो लाइनें आई हैं इसे हम धुरादंड बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसे हम शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो यह घूमने लगती है। ठीक है, आई होप आप लोग जानते भी होंगे कि ट्रैक्टर और इंजन उंजन में देखे भी होंगे। ओके, चलिए अब हम इसका सिद्धांत देखते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है, यानी कि प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। क्या कार्य करने लगता है? तो एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यानी कि जो हमारी कुंडली है ABCD कुंडली, जब कुंडली में मतलब जो कुंडली है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, कहाँ पे? तो चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। देखिए आप चित्र से समझ जाएंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे क्षेत्र चुंबक लिखा हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं क्षेत्र चुंबक NS, यहाँ पे क्षेत्र चुंबक है। और जब इस कुंडली को हम इस क्षेत्र चुंबक के बीच में रखेंगे, यानी ABCD ये आयताकार जो कुंडली है इसको हम इसके बीच में रखेंगे और जब धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे इस पर बल कार्य करने लगेगा। ठीक है, एक बल कार्य करने लगेगा, जिससे कह रहा है कि एक बल युग्म कार्य करने लगेगा और कुंडली को उसकी अक्ष पर, यानी कि कुंडली को देखिए यहाँ पे, इसको अक्ष पर लगातार घुमाने का प्रयास करेगा, यानी कि वही घुमाएगा। ओके, उसकी अक्ष पर निरंतर, यानी कि लगातार घुमाने का प्रयास करता है या फिर घुमाता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि घुमाता है। जिसकी दिशा, जो इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है उसकी दिशा अगर हमें ज्ञात करनी है तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित है, यानी कि हम उसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़े होंगे तो जानते होंगे। और यहाँ पे और भी लिखेंगे कि यदि कुंडली, मतलब यदि का मतलब होता है अगर कुंडली स्वतंत्र है, स्वतंत्र मतलब होता है आज़ाद। अगर कुंडली आज़ाद हो तो वह घूमने लगती है। क्या करने लगती है? तो वह घूमने लगती है। जब उस पर बल कार्य करेगा तो वह घूमने लगती है। ठीक है, अब हम देखेंगे रचना। रचना में लिखेंगे, रचना में यही लिखना होता है कि इसके कितने प्रमुख भाग हैं, क्या क्या है। तो इसमें लिखेंगे कि विद्युत मोटर के 4 प्रमुख भाग होते हैं, या विद्युत मोटर के 4 मुख्य भाग हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और कई बच्चे होते हैं वो कम ही लिखते हैं, 3 लिखते हैं। अगर आप 3 लिखेंगे तो 1-2 नंबर कट जाएगा, इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप फुल लिखिएगा, यानी कि 4 है तो आप चारों के चारों लिखिएगा। पहला देखिए, पहला है आपका क्षेत्र चुंबक। क्या है? तो क्षेत्र चुंबक है।
क्षेत्र चुंबक में लिखेंगे आप दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे कि यह एक प्रबल अस्थायी चुंबक होता है। क्या होता है? तो यह एक प्रबल होता है। प्रबल मतलब होता है बहुत शक्तिशाली, यानी कि बहुत ही इसमें ताकत होता है। यह एक प्रबल अस्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुवखंड, जो इसके ध्रुवखंड हैं वह यन व यस हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में, जो इसके ध्रुवखंड हैं यन व यस हैं। कौन है? तो यन व यस। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे 2 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखकर लिखेंगे आर्मेचर कुंडली। इसमें लिखेंगे यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जो नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के पृथक्कृत तार को लपेटकर बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? तो पृथक्कृत जो तांबे का तार होता है, मतलब पृथक्कृत का मतलब होता है अनेक फेरों से, तांबे के अनेक फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। ठीक है, चित्र से हम समझाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली, जो ये एक आयताकार कुंडली है आपकी, यहाँ पे कह रहा है कि आयताकार कुंडली ABCD, ये आपकी एक आयताकार कुंडली है ABCD। ठीक है, जो नर्म लोहे के क्रोड पर, यानी कि ये नर्म लोहे, जो नर्म लोहा होता है उसके क्रोड पर बनाई जाती है और तांबे के पृथक्कृत तार को लपेट कर बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है? तो तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है। वो विकल्पीय प्रश्न में आ सकता है। ठीक है, तो आप याद रखना कि तांबे के तार से लपेट कर बनाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग तीसरी हेडिंग देखेंगे, विभक्त वलय। क्या देखेंगे? तो विभक्त वलय देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे यह पीतल का, क्या? यह पीतल का एक वृत्ताकार, यानी कि वृत्त के आकार, वृत्ताकार का मतलब होता है, या वृत्ताकार का मतलब होता है यानी कि वृत्त के आकार का। ठीक है, वृत्त के आकार का यह पीतल का एक वृत्ताकार छल्ला होता है, जो 2 बराबर भागों में बटा होता है। क्या लिखेंगे? जो 2 बराबर भागों में बटा होता है। इनकी भीतरी सतह, जो इनकी भीतरी सतह होती है, वह विद्युत रोधी होती है। ये वलय, यानी कि ये विभक्त वलय आर्मेचर की धुरादंड से जुड़े होते हैं तथा आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं। अब चित्र के माध्यम से देखिए कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, इसे हम विभक्त वलय बोलते हैं। यहाँ पे जो C आकार का 2 दिख रहा है आपको, ये एक चूड़ी आकार का, ठीक है, गोला आकार का। ठीक है, और ये 2 बराबर भागों में बटा हुआ है, इसी को हम विभक्त वलय बोलते हैं। यहाँ पे एरो से हम प्रदर्शित कर दिए हैं, ऐसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में कर देना चित्र के माध्यम से बनाकर। ठीक है, और यहाँ पे इसके नाम दे देंगे P और Q। क्या देंगे? तो P और Q, इसका नाम हो गया P और Q। ठीक है, अब देखिए आप इसे कैसे याद रख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो यह एक पीतल का वृत्ताकार छल्ला होता है और जो 2 बराबर भागों में बटा होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, यह पीतल का एक वृत्ताकार छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में बटा होता है। यहाँ पे देख ही रहे हैं कि 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और इनकी भीतरी सतह जो होती है, ये जो भीतरी सतह दिख रही है, यह विद्युत से रोधी होती है। ठीक है, और लिखेंगे जो आर्मेचर, देखिए यहाँ पे क्या है, ये वलय आर्मेचर की धुरादंड से जुड़े होते हैं। इनकी भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है और ये वलय यानी कि विभक्त वलय आर्मेचर की धुरादंड से जुड़े होते हैं तथा आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं। जो ये आर्मेचर कुंडली है ABCD, तो इसकी जो धुरादंड है इससे जुड़े होते हैं और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये आर्मेचर यानी ABCD कुंडली के साथ ही ये भी घूमते हैं। ठीक है, ये जो विभक्त वलय हैं ये कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चौथी हेडिंग देखेंगे, ब्रुश। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप ब्रुश, ऐसे हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि विभक्त वलय P व Q। क्या लिखेंगे? विभक्त वलय P व Q के बाहरी सिरे कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियों A1 व A2 को स्पर्श करते हैं, जिन्हें ब्रुश कहते हैं। ब्रुश A1 से धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा A2 से बाहर निकलती है। अभी आप समझ जाएंगे चित्र के माध्यम से। देखिए कैसे, कह रहा है कि विभक्त वलय P व Q के बाहरी सिरे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विभक्त वलय P व Q है, उसके बाहरी सिरे, यहाँ पे बाहरी सिरे में आपको दिख रहा है A1 यहाँ पे एरो से हम प्रदर्शित कर दिए हैं और ये A2 यहाँ पे, इसे हम ब्रुश कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आप इसे कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, इसमें याद कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, मतलब अपने ध्यान में रख लेते हैं, तो आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसमें कह रहा है कि विभक्त वलय P व Q के बाहरी सिरे कार्बन धातु की दोनों बनी 2 पत्तियों A1 व A2 को स्पर्श करते हैं, जिन्हें हम ब्रुश कहते हैं। ठीक है, और यहाँ चित्र में देखिए, यहाँ पे विभक्त वलय P व Q के बाहरी सिरे A1 व A2 कार्बन धातु की यानी कि 2 ये पत्तियाँ से
कार्बन धातु की 2 पत्तियों से बने हुए हैं और एरो से इस प्रकार से हम इन्हें ब्रुश लिख देंगे ताकि एग्जामिनर समझ जाए। और ब्रुश से यहाँ पे हम लिख देंगे और कापी, यानी एग्जामिनर का मतलब होता है कापी चेक करने वाला, और एग्जामिनर समझ जाएगा। और A1 A2 इसका नाम दे देंगे। और ये किससे बने होते हैं, तो कार्बन धातु से बने होते हैं और विभक्त वलय के बाहर होते हैं। ठीक है, बस इतना रखना है याद आपको। उसके बाद में देखिए दोस्तों, उसके बाद में ब्रुश A1 से धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा A2 से बाहर निकलती है। ब्रुश A1 से धारा कुंडली ABCD में, यानी कि जो ब्रुश है A1, यहाँ पे देख सकते हैं A1, ब्रुश A1, इसमें A1 से ऐसे आपकी कह रहा है कि ब्रुश A1 से धारा कुंडली में, अब यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको, यहाँ से कुछ इस प्रकार से ऐसे जाती है एरो से, फिर इस प्रकार से ऐसे ऐसे, यहाँ पे एरो से ऐसे आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे आ जाती है और फिर यहाँ से ऐसे चली जाती है। ठीक है, यहाँ धुरादंड से होते हुए ABCD में जाती है और फिर ABCD से ऐसे आयताकार कुंडली से निकलकर यहाँ पे विभक्त वलय से यहाँ पे ऐसे आ जाती है बैटरी में, है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि ब्रुश A1 से धारा कुंडली ABCD में जाती है, यानी कि प्रवेश करती है तथा A2 से बाहर निकल जाती है ना। यहाँ A1 से जाएगी और A2 से आएगी वापस बैटरी में, A1 से जाएगी बैटरी से और A2 से आ जाएगी। आप देख सकते हैं एरो बना हुआ है। अब हम लोग समझेंगे विद्युत मोटर की क्रियाविधि, यानी कि वर्किंग, इसका कार्य क्या है, यानी कि क्रियाविधि कैसे काम करती है। ठीक है, जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें लिखेंगे कि जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से उसकी दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं। आपने पहले ही पढ़ा सिद्धांत में, ठीक है, कि हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जो ABCD कुंडली है, इसमें जब धारा प्रवाहित की जाएगी, ये आपकी ABCD कुंडली जो है, इसमें अगर धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसकी दिशा हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे कि कुंडली की भुजाओं AB में A से B की ओर तथा CD में C से D की ओर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 चुंबकीय बल कार्य करने लगते हैं। अब देखिए चित्र, कह रहा है कि AB में, जो AB है, AB में A से B की ओर, यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, A से B की ओर धारा जाएगी तथा CD में C से D की ओर आएगी। यहाँ पे CD में C से D की ओर ऐसे यहाँ पे ऐसे आया जाएगी। ठीक है, वापस रिटर्न आ जाएगी। फिर AB में A से B की ओर ऊपर की ओर तथा CD में C से D की ओर, यानी कि नीचे की ओर आएगी। ठीक है, और कह रहा है कि परंतु विपरीत दिशा में 2 चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। तो बल कहाँ पे कार्य करता है कुंडली में, तो जो आप यहाँ पे चुंबक देख रहे हैं, यहाँ पे इस पे कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बल कार्य करेगा, AB में इस यहाँ पे और CD में यहाँ पे, और इस पे कार्य नहीं करेगा। ये दोनों समांतर हैं, इसलिए यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, इसमें रीजन क्या है, क्यों नहीं, मतलब BC और AD में क्यों नहीं बल कार्य करता है, तो रीजन ये है दोस्तों कि इसमें जो विद्युत धारा होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, जो विद्युत धारा होती है इसमें बात यह है दोस्तों कि जो विद्युत धारा होती है, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वह चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर होता है। किसके, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए इस पर बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे दोस्तों, ये दोनों बल युग्म एक बल युग्म बनाते हैं। क्या लिखेंगे, ये दोनों बल युग्म एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। किसकी दिशा में घूमने लगती है, तो वामावर्त की दिशा में घूमने लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुंडली की घूमने की दिशा, यानी कि आप ऐसे लिख देंगे, उसके बाद में यहाँ पे एरो बना देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे वामावर्त। जो कुंडली होती है इस पे जब बल युग्म कार्य करने लगता है तो ये कुछ इस प्रकार से कार्य करने लगती है, एरो की ओर, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर, इस साइड से इस साइड की ओर। किस साइड से, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। ठीक है, यहाँ पे एरो से आप प्रदर्शित कर देंगे, कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे घूमने लगती है। ठीक है, आप पेन की सहायता से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ये कैप है, पेन का कैप है, और ऐसे कुछ इस प्रकार से लेफ्ट की ओर जाएगा, फिर राइट की ओर जाएगा, फिर लेफ्ट की ओर जाएगा, इस प्रकार से कार्य करने लगती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे दोस्तों, परंतु कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। क्या, तो परंतु का मतलब होता है लेकिन, कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं।
कहने का मतलब ये है कि जब ये कुंडली घूमती है तो उसके साथ में विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। जब ये धुरादंड से जुड़े हुए हैं कुंडली से सीधे, तो अगर कुंडली घूमेगी तो ये भी घूमेंगे। बात सिंपल है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर ये इसका आयताकार कुंडली की अगर धुरादंड घूमेगा यानी कि सपट घूमेगा तो ये भी घूमेंगे। उसके बाद में लिखेंगे कि धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। बस आप इतना लिखेंगे। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।